मेरे प्यारे बड़े बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल और नॉन मेटल। और उसमें हमने मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज समझ ली, सब कुछ समझ लिया। और धीरे धीरे हम आ गए क्या, मेटलर्जी को समझने के लिए। और मेटलर्जी में भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैं कहूंगा कि मेटलर्जी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। उसे समझने के लिए आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर लेकिन हाई क्लासेस में। अभी आपकी 10th क्लास में जितनी जरूरत है उतना हम काम कर रहे हैं, उस स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। हम लास्ट वीडियो में समझा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनमें से उनके ऑक्साइड में से किस तरह से हम मेटल निकालेंगे। आज की वीडियो में समझेंगे उसी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उनके ऑक्साइड में से किस तरह से उन्हें हम निकालेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। और हम कैसे लिखेंगे कि भाई काशीनाथ का माली आलू आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है आगे आओ, आगे आओ और प्लेट उठाओ। तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया था कि भाई हमारे पास, हमने देखो, अब मैं दोबारा से नहीं करूंगा कि ये मेरे पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ये मेरे पास लेस रिएक्टिव मेटल है। और क्योंकि हमने ये पढ़ लिया, क्योंकि इसमें तो या फ्री या नेटिव स्टेट में हमें मेटल मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं थी। या हमें क्या सिर्फ गर्म करने से ही काम चल गया था, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इनमें से निकाल लिया था मेटल। तो प्ले लिस्ट में पढ़िए भाई, जाके देख सकते हो। आज हम करेंगे मॉडरेट जो हमारे पास मेटल्स है वो कहां से शुरुआत होंगे, हम कह सकते हैं जिंक से। हमारे पास कौन से हो जाएंगे ये, इन्हें हम बोलेंगे क्या, मॉडरेटली रिएक्टिव रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, या हम हिंदी में वो बात करें तो हिंदी में बोल सकते हैं मध्यम मध्यम अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, इनमें उनके ऑक्साइड में से हम निकालेंगे क्या। ठीक है, और इसके लिए हमने कहा था कि भाई ऑक्साइड में से अगर हमें मेटल चाहिए तो ऑक्सीजन को हटा देंगे, और ऑक्सीजन को हटाने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स किसके, हम करेंगे किसे, विद सम होंगे क्या, हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स, कुछ एजेंट्स की मदद से हम ये काम करने जा रहे हैं। एजेंट्स को हम, रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलेंगे, अपचायक। ठीक है, चलो। तो अब हम आते हैं इन मॉडर्न रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड में से मेटल को निकालना। जब हम इनमें से निकालेंगे तो हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो हमने बात करी है। और एजेंट्स को समझ लेते हैं भाई। इन एजेंट्स की बात करें या हम करें अपचायक की बात करें, अपचायक तो कौन कौन से होंगे भाई। तो मैं कहूंगा ये तीन तरह के होंगे। कौन कौन से, मैं ये कह सकता हूं, या तो हम कह सकते हैं कोक। क्या कहेंगे, कोक। अब कोक क्या है, ये एक्चुअली में कार्बन है, सिर्फ कार्बन। ठीक है, तो हम कहेंगे कोक पाउडर, ये पाउडर की फॉर्म में यूज होगा। तो हम कहेंगे कोक। दूसरा कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, CO। और तीसरा कहेंगे हम मेटल ले सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। क्या लेंगे, एल्यूमिनियम। ठीक है, Al। इसकी जगह हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड है। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है उससे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल्स को यूज करके उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देंगे, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये तीन हमारे पास। उसके साथ साथ में जब हम इसे निकालेंगे, अच्छा ये सब क्या होगा कि अगर हम इनकी बात करें दोनों को, जब इन दोनों को यूज करेंगे तो एक फर्नेस में यूज करेंगे। क्या करेंगे, फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है सिर्फ भट्टी। क्या होता है, भट्टी। भट्टी मतलब कि बंद, एक बंद भट्टी होगी। उस भट्टी की बात करें तो वो होगी ब्लास्ट फर्नेस। क्या होता है, उसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब हम कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट।
जब हम इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, इनका यूज़ लेकर, तब ऐसे प्रोसेस को हम बोल देंगे स्मेल्टिंग। क्या बोल देंगे? स्मेल्टिंग। समझ में आई बात? तो ऐसे प्रोसेस को बोल देंगे स्मेल्टिंग, ठीक है? अभी हम समझेंगे और जब एल्युमिनियम को एज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है? जब एल्युमिनियम को एज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? या तो बोल देंगे एल्यूमिनोथर्मी, या हम बोल देंगे, या हम बोल सकते हैं इसे थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्माइट रिएक्शन। रिएक्शन बोल देंगे या प्रोसेस बोल देंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 2 चीज़ आ गई कि भाई अगर हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को निकालने हैं, तो 3 हमारे पास कम से कम रिड्यूसिंग एजेंट के काम लेंगे। कौन-कौन सा? या तो कोक, जो कि कार्बन का फॉर्म है, या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? और या फिर लेंगे एल्युमिनियम ले सकते हैं, ठीक? जब हम कार्बन अ, जब हम लेंगे ना कार्बन का यूज़ करें, या हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ करें एज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट चाय के रूप में, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? उस प्रोसेस का नाम दे देंगे स्मेल्टिंग। बात समझ में आई? अगर हम एल्युमिनियम को एज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह पे काम करें, तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थर्माइट रिएक्शन या एल्यूमीथर्मी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, ठीक? क्या ये बात समझ में आई? चलो, इसे इसके अच्छा दूसरी बात, अगर ये दोनों हमें हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, तो इनके लिए हमें ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत पड़ेगी, जबकि एल्यूमीनोथर्मी के लिए हमें ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उसमें एक बार आग लग जाए। क्योंकि शुरुआत में आग लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बार आग पकड़ ले, तो फिर उसके बाद रिएक्शन नहीं, फिर बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आग लगाने के लिए हम कभी-कभी मैग्नीशियम जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन होती है, उसे जलाकर एक बार जल जाएगी, तो फिर वो जलाने में मदद करेगी, उसके बाद फिर हमें दोबारा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई, तो हम आगे देख लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं। अच्छा, इस फ्लश और उसको समझने के लिए मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जब हम ये रिएक्शन करेंगे, तो साथ में एक चीज़ और समझ लेंगे। क्या समझेंगे? कि भाई जब ये रिएक्शन होगी ना, तो रिएक्शन जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ, कि इस रिएक्शन के साथ जैसे हमने कहा कि हमने सिर्फ अ, हम लेते हैं जैसे हम लेते हैं Fe2O3, ये क्या हुआ भाई? ये हमारे पास आयरन 3 ऑक्साइड होगा। क्या हो गया? आयरन 3 ऑक्साइड्स, ठीक है? आयरन 3 ऑक्साइड हो गया। अगर मुझे इसको इसमें से अगर मेटल निकालना है, तो मैंने एज़ ए ये सॉलिड था, मैंने इसमें कोक यूज़ कर दिया, ठीक है? कार्बन यूज़ कर दिया सॉलिड फॉर्म में, और हमने क्या करा, रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के बाद क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मुझे मिलेगा आयरन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है? लिक्विड फॉर्म में होगा, और साथ में क्या होगा? मेरे पास जो कार्बन है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगी और इस तरह से बाहर चल जाएगा, ठीक है? क्यों बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड? क्योंकि भाई फर्नेस के अंदर बन रहा है ना? फर्नेस के अंदर हो रहा है, ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड करके बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन तो होगी साथ में। दूसरा काम, इस रिएक्शन के साथ ये जो हमारे पास आयरन है ना, आयरन का जो ऑक्साइड है, इसके साथ भी कुछ गंदगियाँ, हमने शुरुआत में गंदगी भले ही साफ कर ली, लेकिन फिर भी गंदगी आ जाती है, और मोस्टली गंदगी कौन सी होती है इसमें? इम्प्यूरिटीज होती है, सिलिका। क्या होता है? सिलिका, Si2O2, इसे बोलते हैं हम सिलिका। अब ये सिलिका क्या होता है भाई? सिलिका को एक्चुअली में रेत या सैंड हम बोल सकते हैं, ठीक है? बालू होती है ना, वो सैंड जो देखते हैं, उसमें आप देखना कि धूप में उसमें से व्हाइट कलर का ना सिल्वर कलर का चमक सी लगती है। वो जो चमक होती है ना, उसी को बोलते हैं सिलिका। तो ये इसमें मिक्स हो जाती है। अब इस मिक्स को हम क्या करना है, इस इम्प्यूरिटीज को क्या होता है? एज ए इम्प्यूरिटीज होती है, इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज में मेनली क्या होती है? सिलिका, और इसको हटाना है, क्योंकि इसे हटाएंगे तब तो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा ना हमें मेटल। इसे हटाने के लिए क्या करते हैं? इसे हटाने के, अब मैंने लास्ट वीडियो में अगर आप समझेंगे, तो सिलिका को हमने बताया था कि ये क्या है? एसिडिक नेचर का है। क्या है? एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर का है ये। अब एसिडिक नेचर को हटाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें कोई बेसिक नेचर का बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा कि इस सिलिका जो हमारे पास जो क्या Si2O2 था, सिलिका, इसको हटाने के लिए हमने डाल दिया क्या इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? चूना डाल दिया। चूना डाल दिया, इस कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट हुआ, और इसने बना दिया कैल्शियम, ये मैं कहता हूँ ये बना दिया। अभी ध्यान देना, क्या है नाम समझेंगे। फिलहाल मैं कहता हूँ रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना है कैसे। जैसे मैं अगर यहाँ बोलता हूँ आपसे कि मेरे पास क्या है, ये कैल्शियम है, इस पे वैलेंसी कितनी होती है? +2, ठीक है? सिलिका पे +4 होती है, तो कुल मिलाकर कितना हुआ? +6 हो गया। अगर ये +6 हुआ, तो इसे
हमें न्यूट्रल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए -6 लेना पड़ेगा। -6 का मतलब इस ऑक्सीजन पे -6 चार्ज होना चाहिए। अब एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। अगर 2 का चार्ज होता है तो कितने ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे? भाई एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज मुझे 6 बनाना है, जो -6 का है, तो क्या करूँगा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा और इस तरह से ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो जाएगा। तो किसी भी फॉर्मूले को आप क्या करोगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा से ले रहा हूँ ये पीला कलर और लिख दूँगा यहाँ पर क्या 3। समझ में आया? इसी को बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, मेरे पास कैल्शियम सिलिकेट बन चुका है, ये मेरे पास लाइम था और ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था सिलिका। ठीक, ये इम्प्योरिटीज़ था, इम्प्योरिटी था, ठीक है? ये इम्प्योरिटी था और ये हमने इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, इस गंदगी को हटाने के लिए, इस अशुद्धि को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ करा? ये चूना यूज़ करा। इस चूने को मैं एक नाम दे दूँगा, क्या? इस चूने को मैं नाम दे दूँगा फ्लक्स। क्या बोल दूँगा? फ्लक्स, ठीक है? इस चूने को मैं नाम दे दूँगा फ्लक्स। समझ में आया? इस चूने को मैं दे दूँगा फ्लक्स और इस फ्लक्स को और ये गंदगी के साथ रिएक्ट करने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट को मैं बोल दूँगा, क्या बोल दूँगा? मैं बोल दूँगा स्लैग। क्या बोल दूँगा? स्लैग, ठीक है? हिंदी में अगर बात करें, इसे बोलते हैं गलाख और इसे बोल देंगे धातुमल। क्या बोल देंगे? धातुमल। गंदगी है ना कुल मिलाकर। तो स्लैग को बोलेंगे धातुमल और फ्लक्स को बोल देंगे गलाख। आपसे फ्लक्स और स्लैग, ये 2 वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्लक्स क्या होगा कि जो गंदगी साथ के साथ अगर मेटल के साथ है, कोर के साथ, उस गंदगी को भी साथ के साथ खत्म करना है, तो जो हमने उस गंदगी को खत्म करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किया है, उसे बोल देंगे फ्लक्स। और गंदगी और उस फ्लक्स के साथ जब रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, उसे हम बोल देंगे धातुमल या बोलेंगे स्लैग। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, तो अब हम इस वाले पे आ जाते हैं। तो यहां पर देखो भाई, एक्सट्रैक्शन बात कर रहे हैं, तो क्या लिखा है पहले? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर मेटल्स व्हिच लाई इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखा बीच में है भाई, ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, बिल्कुल बीच के मतलब है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिड्यूसिंग देयर मेटल्स ऑक्साइड्स विद रिड्यूसिंग एजेंट। हमने बात कर ली कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं? कार्बन की, है ना, जो कि कोक की फॉर्म में है, और हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की, और हम एक मेटल ले लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है? ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। एग्जांपल के तौर पे कौन सा था? जिंक था, आयरन था, लेड था और टिन था। ये हमारे पास क्या आएंगे? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम निकालना सीखेंगे। फिर हमने कहा था फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है भाई? फ्लक्स वो गंदगी होती है जो इस मेटल के ऑक्साइड के साथ आ जाती है। गंदगी आ जाती है तो उस गंदगी को हटाने के लिए हमें जो सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को बोलेंगे फ्लक्स। एक बार पढ़ लेते हैं। फ्लक्स इज अ सब्सटेंस विच इज एडेड टू द और डूरिंग स्मेल्टिंग टू रिमूव द गैंग। मैंने स्मेल्टिंग वर्ड को भी समझा दिया है आपको। स्मेल्टिंग क्या होता है भाई? स्मेल्टिंग का मतलब है जब हम किसी ओर को, ओर में से अगर मान लो हम ओर के ऑक्साइड में से अगर हम मेटल निकालेंगे, तो उस मेटल निकालने के लिए जब हम कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो उस टाइम, और किस में करेंगे? फर्नेस में करेंगे। तो फर्नेस में करेंगे तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे स्मेल्टिंग, बोलेंगे स्मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है? अगर यही रिएक्शन कराने में अगर हम एल्युमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? याद करो, हमने बोला थर्माइड या एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आगे पढ़ेंगे उसे, ठीक है नहीं? बात आ गई। स्लैग को हम पढ़ेंगे तो स्लैग इज द फिजिबल मटेरियल फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फ्लक्स विद गैंग। तो गैंग मतलब इंप्योरिटीज और फ्लक्स माने वो सब्सटेंस जो उसे गंदगी को उठाने के लिए यूज का है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे स्लैग। हिंदी में इसे बोलते हैं कलाक और इसे बोलते हैं अ, इसे बोलेंगे कलाक और इसे बोलते हैं हम क्या? धातुमल, ठीक है? ये हमारे पास फर्नेस था, ब्लास्ट फर्नेस, ये याद रखना, ठीक है भाई? इसमें बहुत सारी नीचे गर्मी बहुत ज्यादा हीट होती है नीचे, फिर धीरे धीरे हीट कम होती जाती है। अच्छा, एक बात और समझते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कार्बन, ध्यान देना, कार्बन, हम बोलते हैं ये हमारे पास जो कार्बन होता है इस रिएक्शन के दौरान, जो कोक होता है, हम बोलते हैं भाई कोक रिड्यूसिंग एजेंट है। एक्चुअली में अगर समझो ना, कोक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करता, वो करता है लेकिन बहुत ज्यादा हाई जब हमारे पास टेम्परेचर होता है ना, तब यहाँ पर कोक भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन कोक का काम क्या होता है? मैं कहूँ कार्बन का काम क्या होता है इसमें?
तो ध्यान देना, जो कोक होता है ना हमारे पास, उसका काम होता है एज ए फ्यूल। क्या होता है? फ्यूल। और जब फ्यूल होता है, क्योंकि जलाने के लिए चाहिए, जब फ्यूल होता है, और जब फ्यूल को, इस कोक को, मतलब कार्बन को, अगर हम absence ऑफ, या हम कहते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर जलाएंगे तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले ऑक्सीजन की अगर सप्लाई में अगर ये जलेगा तो बन जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ये मोनोऑक्साइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस फर्नेस के अंदर बात कर रहा हूं, मोनोऑक्साइड होता है, तो क्योंकि मोनोऑक्साइड एक्चुअली में हमारे पास डायरेक्ट या मेनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम होता है। मेनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मेन रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है भाई, तो होने का मतलब ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली में रेडिसिंग की तरह काम करता है, क्योंकि अंदर ये प्रक्रिया सब चल रहा है मामला। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन का यूज करके। तो मैं अभी लेता हूं क्या, मेरे पास है जिंक के। अब याद करता हूं मैं, जिंक के मेरे पास एक है जिंक कार्बोनेट और एक है मेरे पास जिंक सल्फाइड। ठीक है, इस जिंक कार्बोनेट को हमने और का नाम दिया जाए तो हम बोलेंगे इसे क्या बोल सकते हैं भाई? हमने जिंक कार्बोनेट को बोला जिंक कैलामाइन। क्या बोला? जिंक कैलामाइन, जिंक कैलामाइन। ठीक है, और इसको और को बात करें, जिंक सल्फाइड की बात करें तो इसे बोला हमने जिंक ब्लेंड। क्या बोला? जिंक ब्लेंड। ये हमें पता होना चाहिए। हमने कहा था ना, जिन की पूजा करने वाले का माइंड काला होता है तो काला माइंड, और जिन जिन की पूजा करने वाला क्या होता है? आंखों से अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है अच्छा बुरा, इसलिए ब्लाइंड हो जाता है। तो जिंक ब्लाइंड। हमारे पास दो है, एक जिंक कार्बोनेट, तो कार्बोनेट और जिसे हम जिंक कैलामाइन बोलते हैं, एक है जिंक सल्फाइड जिसे हम बोलते हैं जिंक ब्लाइंड। अब ध्यान देते हैं, पहले तो हम इस और को क्या करते हैं भाई? देखो, मैं करूंगा इसे जलाऊंगा। क्या करूंगा? जलाऊंगा। तो मैं इसे जलाता हूँ, हीट देता हूँ, कुल मिलाकर हीट देता हूँ, और मैं यहाँ पे हीट दे दूंगा। तो मुझे बताओ, हीट देने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। मैंने हमने हमने जब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की जो वीडियो बनाई थी उसमें बता रखा था भाई, कार्बोनेट दिखाई देगा तो इसमें आपको ऑक्सीजन दिखाई देना चाहिए, हाँ कि ना? तो जब यहाँ पर दिखते हैं भाई, हमें यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ पर कार्बोनेट दिखाई दे रहा, तो कार्बोनेट में ऑक्सीजन ऑलरेडी होगा। जब ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो क्या जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन देने की? नहीं जरूरत पड़ेगी। तो हम सीधा इसे हीट कर देंगे, और हीट करने के बाद हमारे पास क्या होगा? एक तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्योंकि कार्बन बन जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में था। और ऐसी हीट को जब बिना ऑक्सीजन के देनी पड़ जाए, या हम कहेंगे कार्बोनेट ओर को अगर चेंज करना पड़ जाए किसमें? ऑक्साइड में, तब हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन बोलेंगे, या हिंदी में बोलते हो निस्तापन। निस्तापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया सर। ठीक। अब बात आती है दूसरे की, तो हमारे पास जिंक सल्फाइड था जिसे हमने बोला जिंक ब्लैंक। अब ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत थी, पर ऑलरेडी कार्बोनेट में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा था, तो हमने ऑक्सीजन अलग से नहीं डाली। लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन जले, क्योंकि जलाने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना भाई, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं। तो यहाँ पर जिंक हमारे पास है, जिंक सल्फाइड और है। तो जिंक में कहीं दिखाई दे रहा है, जिंक सल्फाइड में कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? तो आंसर आएगा सर नहीं। जब नहीं है तो बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई दोगे तब जाके वो जल पाएगा, और जल पाएगा तो फिर ये क्या बन पाएगा? जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके ना? और ऐसे जब हमें जिंक सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना पड़े ऑक्साइड में, जब सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना पड़ जाए उसी के ऑक्साइड में, मेटल के ऑक्साइड में, तब ऐसी रिएक्शन को हमने एक अलग से नाम दिया, और उस नाम का, उस प्रोसेस का नाम था रोस्टिंग। हाँ कि ना? इसे हिंदी में बात करें तो लिखेंगे भर्जन। क्या लिखेंगे? भर्जन। जो लाना है कुल मिलाकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या विदाउट ऑक्सीजन, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे, मेरे पास दोनों स्थिति में क्या मिल गया? ये गैस थी उड़ गई, ये गैस थी उड़ गई, तो मुझे क्या मिल रहा था? जिंक ऑक्साइड। क्या मिल रहा था? जिंक ऑक्साइड। अब हम काम करेंगे जिंक ऑक्साइड। क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड। ये मेरे पास जिंक ऑक्साइड था, इसमें मैंने डाला कार्बन। क्या डाला? कार्बन। कार्बन डाला, सॉलिड फॉर्म में था। अब इसे हमने हीट किया, और हीट करने के बाद कार्बन में जलाया, क्योंकि ये फर्नेस में काम हो रहा है भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? मेरे पास बन गया जिंक मेटल, और साथ में क्या था? ये मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल गई। क्यों? सब फर्नेस में था ना, सब फर्नेस में था, तो
एक ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर गैस बाहर हो गई और हमें जो चाहिए था वो हमारे पास क्या आ गया, डिजायरेबल मेटल आ गया हमारे पास, जिंक का। ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो जिंक के लिए हो गया। अब मैं कार्बन, अब मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि कार्बन यहाँ पर एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। हम लिखते जरूर हैं, 10th क्लास तक आप इतना समझ ले कि कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन मेनली रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे है? क्योंकि कार्बन जलेगा तो जलने के बाद मोनोऑक्साइड बनाएगा और मोनोऑक्साइड इसे रिड्यूस करके ऐसे, ठीक है, ये और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है। यहाँ पर क्या है, मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगी और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मेरे पास ये रिएक्शन आ गई। इसी तरह से अगर मैं एल्यूमिनियम के, हमने देखो ये हो गया हमारे पास, जिंक के लिए हो गया। तो जिंक हमारे पास दो थे, एक जिंक कार्बोनेट और एक हमारे पास था जिंक सल्फाइड। और तो दोनों से मिलकर हमारे पास ऑक्साइड है और उसका हमने रिएक्शन करके यहाँ पर आगे देखते हैं। जब एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, क्या एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो मैं कहता हूँ चलो मैंगनीज की बात करते हैं। तो हमने लिया मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। अब मैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या डाल रहा हूँ, एल्यूमिनियम का पाउडर। क्या डाल रहा हूँ? एल्यूमिनियम का पाउडर। अब पाउडर तो सॉलिड फॉर्म में होगा, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, ये मेरे पास बनेगा Al2 और O3। ठीक है, ये सॉलिड, और मेरे पास जो मैंगनीज था ये मेटल बन गया और ये किस में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि एल्यूमिनियम डालने पर बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई अगर हमें एल्यूमिनियम का अगर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़े, अगर मैं एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम पाउडर का अगर एज ए यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, तब ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई? ऐसी रिएक्शन को बोल देंगे, या तो बोलेंगे एल्यूमिनियम थर्मी, थर्मी, या हम बोल देंगे थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन कैसे होती है? बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है भाई। ठीक है, अच्छा एल्यूमिनियम का यूज क्यों कर रहे हैं भाई? एल्यूमिनियम का यूज करने का एक तो ये कारण है क्योंकि एल्यूमिनियम जो हमें कोई मेटल चाहिए होता है तो मेटल एल्यूमिनियम क्या करेगा? कंटामिनेट नहीं करेगा, मेटल को खराब नहीं करेगा। लेकिन कोक क्योंकि चीपर है, अगर कोक की बात करें, हम जब कार्बन की बात करते हैं तो एक तो सस्ता है, क्या है? चीपर है, चीपर रिड्यूसिंग एजेंट है, चीपर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब एक बात तो सस्ता मिल रहा है, इसमें फायदा है क्योंकि हम तो ये सब फायदे के लिए कर रहे हैं ना, सस्ता है तो इसलिए यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कभी कभी क्या कर देता है? कंटामिनेटेड कर देता है। कंटामिनेट तो मतलब है कि मेटल में जाके इन्वॉल्व हो जाता है, मेटल में इन्वॉल्व हो गया तो फिर क्या होगा? खराब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ रिस्क भी होता है थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या होता है एल्यूमिनियम में, अब ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो महंगा होता है तो उसके अलग ही क्वालिटी आएगी, अलग इसका एक फायदा होता है महंगी चीज का। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? देखते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन हमने समझ तो ली। थर्माइट रिएक्शन का मतलब सिंपल सा है कि जब हम एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास है आयरन ऑक्साइड। क्या है? इसे बोलेंगे आयरन 3 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि सॉलिड में था। अब हमने एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दिया, एल्यूमिनियम पाउडर को, और रिएक्शन हो रही है भैया, वहां पर रिएक्शन होगी तो मेरे पास क्या निकलेगा? एक तो मैं कहूंगा यहाँ पर आयरन निकल जाएगा जो कि होगा लिक्विड फॉर्म में। किसमें होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। और साथ में मेरे पास बन जाएगा क्या? Al2O3 ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। एक्चुअली में ये स्लैग बनता है। क्या बनता है? स्लैग। क्या बनता है? स्लैग बनता है। और इसके लिए किसी फर्नेस की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम एज ए रिएक्टेंट कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है, तो ये रिएक्शन क्या होगी? थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन। और थर्माइट रिएक्शन इतनी हार्ड होती है, इसमें इतनी मतलब कि हार्ड क्या बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि ये आयरन जो है हमारा मोल्टन स्टेट में मिल गया, मतलब लिक्विड स्टेट में मिल गया। और इस लिक्विड स्टेट में मिलने के कारण इसका एक फायदा है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती है उनमें अगर क्रैक आ जाए तो हम ऐसी रिएक्शन करेंगे और उसे क्या करेंगे? उस क्रैक को भर सकते हैं। ठीक है, ठीक कर सकते हैं। दूसरा, रेलवे जो ट्रैक होते हैं, रेलवे ट्रैक को साइड पर अगर जोड़ना पड़ जाए, जाकर वहां पर रेलवे, ऐसा थोड़ी है
किधर रेलवे ट्रैक खराब होगी तो उखाड़ के लेके आओ, पहले मिस्त्री के पास जाओ ठीक करेगा नहीं, उसमें उसे तो साइट पे जाके ठीक करना पड़ेगा। साइट पे ठीक करने के लिए वहां पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज होती है उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? थर्माइट रिएक्शन बोल देंगे। और दूसरा मैंने बताया था क्या, हम इसे बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं एल्यूमिनो एल्यूमिनो थर्मी रिएक्शन। थर्मी रिएक्शन बोल दो या प्रोसेस बोल दो, ठीक, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई। तो कुल मिलाकर हमने समझ लिया क्या, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के ऑक्साइड में से किस तरह से मेटल को बाहर निकालते हैं। हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? एक हमारे पास है कार्बन जो कि कोक के फॉर्म में, एक हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और एक हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना भाई, वो एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो कार्बन भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा होता है। तो ये चीज थी सारी आज की। और अपने बात कर ली जैसे सिलेक्ट क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होती है, ये बात कर ली। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और समझ में आई है तो ठीक है, पढ़ते रहो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के साथ जो कि होगी हाई रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड में से मेटल को निकालना। ठीक है।